गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। कल अपने रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार पढ़ लिए थे। उसमें से एक प्रकार आपने पढ़ा था संयोजन अभिक्रिया का। तो कल अपने यहाँ छोड़ दिया था वियोजन अभिक्रिया से। तो वियोजन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अपने संयोजन अभिक्रिया में क्या देखा था। संयोजन अभिक्रिया देखी थी। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? संयोजन अभिक्रियाओं के अंदर देखा था कि किसी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। मैंने आपको कल भी बोला था कि इस वर्ड पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने अभिकारकों की संख्या 2 4 6 कितनी भी हो सकती है, लेकिन उससे उत्पाद बनेगा ना, जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ एक बनेगा। ये ध्यान रखना है। ये अपने देखा था। जैसे अपने यहाँ पे एक रिएक्शन देखी थी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के एक H2O बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अभिकारकों की संख्या देखो दो या दो से ज्यादा है, लेकिन उत्पाद बन रहा है वो कितना बन रहा है? केवल एक। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अभिकारक कितने हो गए? दो। लेकिन उत्पाद बन रहा है वो कितना बन रहा है? केवल एक, है ना। तो इसके अंदर अपने को क्या देखना है? इसमें अपने को ये देखना है कि संयोजन अभिक्रिया के अंदर डायरेक्ट इतना याद रखो, दो अभिकारक जुड़ेंगे एक उत्पाद बनेगा। इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार हैं? दो तत्वों का संयोजन, दो तत्वों का संयोजन। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो संयोजन होगा, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसके अंदर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ दो तत्व जुड़ेंगे और एकल यौगिक बनेगा। दो तत्व जुड़ रहे हैं, कार्बन एक तत्व होता है, ऑक्सीजन एक तत्व होता है, एक यौगिक बन जाएगा कंप्लीट, और यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। फिर अपने इसमें देखा था, क्या देखा था? दो यौगिकों का संयोजन देखा था। दो यौगिकों के संयोजन के अंदर देखो, इसमें यौगिक एक ये है। मैंने इसका नाम भी आपको कहा था कि याद रखना, पेपर में काफी बार पूछा जाता है। आगे मैं आपको टेबल बना दूंगा, डोंट वरी, बट इधर देखना। इसका नाम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम तो कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन इसका जो सामान्य नाम जो पेपर में काफी बार पूछा जाता है वो क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। एक यौगिक तो अपने पास में ये हो गया, दूसरा यौगिक अपने पास में क्या हो गया? H2O। दो यौगिकों का संयोजन हुआ, संयोजन होने पे उत्पाद कितना बना? केवल और केवल एक बना। बिना बुझा हुआ चूना है अभिकारक में, लेकिन उत्पाद में बुझा हुआ चूना है। ये बुझे हुए चूने का सूत्र होता है, ये बिना बुझा हुए चूने का सूत्र होता है। ठीक है, इतना अपने कल क्या है देख लिया था। आज अपने आगे बढ़ के हैं, आगे बढ़ते देखते हैं क्या है। देखो, अच्छा कल एक और रह गया था, एक तत्व एक यौगिक का संयोजन, ये भी अपने देख लिया था। आज अपने वियोजन अभिक्रिया देखेंगे। क्या देखेंगे? वियोजन अभिक्रिया। बहुत ज्यादा सरल है। जैसे अपने ये किया था जैसे संयोजन की थी, बस सेम वैसे ही वियोजन करनी है। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? सेम संयोजन की जस्ट उल्टी होती है। संयोजन में आपने देखा था दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद बनाएंगे। इसके अंदर क्या होती है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 क्या होता है? एकल अभिकारक टूट करके, मतलब अभिकारक कितने होंगे? केवल और केवल एक। उसमें उत्पाद कितना था? एक। इसमें अभिकारक ही एक होगा। एकल अभिकारक टूटकर एकल अभिकारक एकल अभिकारक टूटकर टूटकर दो या दो से
अधिक अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन। एक बार दोबारा देखना क्या बोल रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, मतलब अब अपने यहां पे अभिकारक अगर लेना चाहेंगे तो कौन सा लेंगे? एकल अभिकारक लेंगे। कौन सा लेंगे भाई? एकल अभिकारक। तो एकल अभिकारक लेकर के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया है MgO, नाम क्या है इसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक सिंगल अभिकारक है। इसके अंदर क्या है? इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, मतलब हीट देंगे, उष्मा, थोड़ी सी हीट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, ध्यान से देखना, Mg+O2। अब जो अभिक्रिया बनी है उसको इससे रिलेटेड करो कि क्या ये जो बोल रहा था, जो ये परिभाषा बोल रहा था, क्या ये परिभाषा इस अभिक्रिया पे, इस रिएक्शन पे सेट बैठ रही है क्या? क्या बोल रहे हैं? एकल अभिकारक टूटेगा। ये रहा एकल अभिकारक, ये एकल अभिकारक। एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक, तो देख लीजिए, दो अभिकारक, दो उत्पाद का क्या करता है? निर्माण करता है। दो उत्पाद का क्या करता है? निर्माण। एकल, सिंगल अभिकारक टूटा था, एकल अभिकारक टूटा, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण हुआ। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। बहुत ज्यादा सरल है। संयोजन की जस्ट उल्टी है बेटा संयोजन। यहाँ वियोजन मतलब वी शब्द का मतलब होता है हटना या अलग करना या तोड़ना। तो यहाँ पे अभिकारक टूटेंगे और सिर्फ एकल अभिकारक टूटेगा, दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण होगा। संयोजन में जस्ट उल्टा था, यहाँ पे एकल अभिकारक, वहां पे दो या दो से अधिक अभिकारक। इसमें क्या है कि एकल उत्पाद बनता है, सॉरी, दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, उसमें क्या बनता है? एकल उत्पाद बनता है। बस सिमिलर है, थोड़ा सा अभिकारक और उत्पाद के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सेम परिभाषा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नेक्स्ट अपने आगे देखते हैं हम, वियोजन अभिक्रिया भी तीन प्रकार की होती है। वो तीनों के तीनों प्रकार अपने देखते हैं इसके अंदर। नंबर 1 देखो, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया के अंदर ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन, नाम से पता चल रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन की बात हो रही है, ऊष्मीय वियोजन की बात हो रही है। ऊष्मीय वियोजन मतलब ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊष्मा की। बहुत सरल डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है बेटा, एक बार रीडिंग मारने पे चैप्टर याद हो जाएगा, इतना इजी है। क्या है? ऐसी वियोजन अभिक्रिया ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऊष्मा की ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। बिल्कुल देखते हैं। मैंने यहां रिएक्शन लिया है CaCO3। इसका नाम आप सब जानते हैं, क्या नाम है इसका? पहले तो मैं इसका इधर रासायनिक नाम लिखता हूं।
रासायनिक नाम। फिर इसके नीचे इसका सामान्य नाम लिखता हूं जो पेपर में काफी बार पूछा जाता है, पेपर में काफी बार पूछा जाता है, जनरल नेम, सामान्य नाम। तो रासायनिक नाम तो आप सब जानते हैं, देखने पे पता चल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। सामान्य नाम, सामान्य नाम क्या है बेटा इसका? सामान्य नाम है चूना पत्थर। चूना पत्थर, चौक, चौक, मार्बल, यानी कि जिसको हम संगमरमर बोलते हैं, चौक, मार्बल, इटीसी, है ना, एक्सेट्रा। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट में किसकी आवश्यकता होगी बेटा? ऊष्मा। ये वर्ड ध्यान से देखना, किसकी बात कर रहा है? ऊष्मा की। तो इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो ये ऊष्मा दी। ऊष्मा देते ही कैल्शियम कार्बोनेट किस में टूटता है बेटा? ऊष्मा देते ही कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है CaO। इसका नाम थोड़ी देर पहले मैंने संयोजन अभिक्रिया में बताया था, आप सारे बताएंगे क्या नाम है इसका? बिना बुझा हुआ चूना। और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। और साथ में किस में टूटेगा? और टूट जाएगा CO2 में। अब यहां पे बेटा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया हो और अभिकारक के अंदर कार्बोनेट हो, अभिकारक में क्या हो बेटा? कार्बोनेट हो, और जब भी अगर अभिकारक के रूप में कार्बोनेट होगा तो उत्पाद के रूप में हमेशा CO2 बनेगी। ये बात ध्यान रखना। जब कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर कार्बोनेट की अभिक्रिया हो रही हो तो हमेशा उत्पाद के रूप में एक प्रोडक्ट तो फिक्स है बनेगा, वो क्या है बेटा? CO2। वो क्या है? CO2। जैसे आगे देखें, ये तो हो गया ऊष्मीय वियोजन पे। इसका नाम भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। वैसे संयोजन में मैंने तुम्हें ये बताया था, फिर भी लिख लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड। देखो बेटा, बार बार जो एक शब्द लिखोगे ना उसमें आपको याद होगा, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है, मतलब इतने से एक सूत्र के ऊपर, एक फॉर्मूले पे एक नंबर का क्वेश्चन बना देते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर कि CaO जो आपको दिखाई दे रहा है इसका जनरल नेम क्या है? तो जनरल नेम आपको पता होना चाहिए। इसका जनरल नेम क्या होता है बेटा? इसका जनरल नेम होता है बिना बुझा हुआ चूना। क्या होता है? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ये इसका क्या है? सामान्य नेम है, जनरल नेम है, जो आपको याद रखना है। सामान्य नाम है ये इसका। आगे बात समझ में? बहुत ज्यादा अच्छी रिएक्शन है ऊष्मीय वियोजन। वियोजन का एक प्रकार है ऊष्मीय वियोजन। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हुई, हमने तोड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया। यानी कि एकल अभिकारक था, ऊष्मा देने पे टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल गया। वियोजन अभिक्रिया हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम मैंने आपको बता दिया, सामान्य नाम क्या है? चूना पत्थर, चौक, मार्बल। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड जो रासायनिक नाम है। सामान्य नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। कोई दिक्कत इसके अंदर? मेरे ख्याल से बहुत ईजी है बेटा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसका दूसरा प्रकार क्या है। इसका दूसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, ठीक है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके ऊपर जितना मोस्ट 5 स्टार रेटिंग लगा देना बेटा। 5 स्टार रेटिंग में जिस क्वेश्चन के ऊपर लगा दूं बेटा, उसमें यूं समझना 100% आने के प्रबल चांसेस हैं इसके एकदम। ये बोर्ड के एग्जाम में आपको मिल जाएगी।
लेकिन कैसे प्रश्न बनेगा इसके ऊपर, आप इसको जब देखोगे ना आपको यूं लगेगा बस सर इतना सरल कौन देता है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बेटा इसके ऊपर प्रश्न कैसे घूम के बनेगा वो देखना। तो प्रकाशीय वियोजन के अंदर क्या होता है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसकी आवश्यकता होती है बेटा, प्रकाश की, नाम से पता चल रहा है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है बेटा, प्रकाश की। प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो देख लेते हैं। अच्छा, प्रकाशीय वियोजन का बेटा एक नाम और होता है, वो भी साथ में याद रखना। हो सकता है कभी पेपर में प्रकाशीय वियोजन नाम दे करके ये वाला नाम दे दे जो भी मैं बताने वाला हूं। वो नाम क्या है, वो है तापन वियोजन। कौन सा है, तापन वियोजन। तापन वियोजन कौन सा नाम है, तापन वियोजन नाम है, जो आपको विशेषकर याद रखना है बच्चों। प्रकाशीय वियोजन या तापन वियोजन दोनों में से पेपर में कोई नाम आ सकता है। देखो, जिसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाशीय वियोजन। तापन वियोजन नाम आ जाए तो थोड़ा सा चेंज करना है, हल्का सा चेंजेस। क्या करना है बेटा, नाम से चेंजेस। ऐसी अभिक्रिया जिसमें तापमान की आवश्यकता होती है, बस प्रकाश की जगह एक नाम चेंज करना है, तापमान की आवश्यकता होती है, प्रकाशीय वियोजन या तापन वियोजन कहलाती है। अभिक्रिया आपके सामने है, रिएक्शन देखो आपके सामने है। क्या रिएक्शन है बेटा, देखो रिएक्शन है कि सिल्वर ब्रोमाइड। रिएक्शन क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। क्या है, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड नाम है बेटा इसका। क्या नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड, बस कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर ब्रोमाइड। अब इस सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करना है बेटा, सिल्वर ब्रोमाइड को हमें तापमान देना है या प्रकाश देना है, जिससे ये क्या हो जाएगा, अलग अलग भागों के अंदर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कैसे, जैसे इसमें हम सूर्य का प्रकाश यानी या तो तापमान दें या इसमें कोई भी लाइट का प्रकाश देंगे, तो प्रकाश या तापमान देने पे क्या हो जाएगा, ये दो भागों में टूट जाएगा। वो कौन से दो भाग है बेटा, एक तो सिल्वर और एक है बेटा ब्रोमाइड, Br2 में। आई बात समझ में। एक तो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये सिल्वर ब्रोमाइड तापमान या प्रकाश देने पे दो उत्पादों में टूटेगा, एक तो सिल्वर में और एक किस में टूटेगा, ब्रोमाइड में टूटेगा। सर ये तो इतनी इजी है, इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में, सर पागल ही होगा जो देगा ना बेटा ना, बिल्कुल नहीं। इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा वो ध्यान से सुनना। ये नोट लगा रहा हूं बेटा, यूं समझ लीजिए 2000 का नोट फ्री फोकट के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, उपरोक्त अभिक्रिया का, यानी कि इस अभिक्रिया की बात हो रही है, या बोल देगा सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहां होता है, या इस अभिक्रिया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उपयोग कहां होता है, तो इसका उपयोग कहां होगा बेटा, इसका उपयोग होगा श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में, ये विशेषकर ध्यान रखना है। श्वेत श्याम फोटोग्राफी में इसका यूज होगा। आगे बात समझ में। ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी में है, ये श्वेत श्याम फोटोग्राफी। अच्छा, बात आती है सर ये श्वेत वर्ड का मतलब, अरे तो श्वेत वर्ड का मतलब सफेद। श्याम यहाँ कृष्ण जी से रिलेटेड किया है, श्याम वर्ड होता है वो काले रंग के लिए आता है, तो श्वेत श्याम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। ये ब्लैक एंड व्हाइट बेटा, पहले के टाइम में जो फोटो आती थी ना, जो रील्स वाले कैमरे आते थे जिसमें रील लगी हुई रहती थी, जिसमें ऐसे अजीब से ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आती थी। यहाँ कलर टीवी न देख करके ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देख लीजिए, जिसमें दूरदर्शन के अंदर व्हाइट व्हाइट आता था सब कुछ, सबका चेहरा वेरा, बस वैसे श्वेत श्याम फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात समझ में। तो ये हो जाता है यहाँ पे सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा उपयोगी बेटा। आपके क्लास 10th के अंदर केमिस्ट्री के इस पार्ट के अंदर इस पे प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं बेटा, इस पे बहुत ज्यादा।
1 नंबर का प्रश्न, मतलब यूं समझ लीजिए 2023-24 के एग्जाम के अंदर, बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिया है, तो ये नोट डाउन कर लेना ये वाला। अच्छा, इसके बाद में 2 पार्ट अपने पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट अपने क्या पढ़ा था, ऊष्मीय वियोजन पढ़ा था, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। दूसरा अपने प्रकार पढ़ा था प्रकाशीय वियोजन, जिसमें प्रकाश या तापमान की आवश्यकता होती है। तीसरा इसके अंदर अपने देखते हैं विद्युत वियोजन, जो नॉर्मल सी है, कोई खास नहीं है, विद्युत वियोजन। तो आप इसकी डेफिनेशन तो खुद बना सकते हैं नाम से, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। तो क्या हो जाएगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें विद्युत धारा, विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, विद्युत वियोजन कहलाती है। तो इसकी रिएक्शन देख लीजिए बेटा। इसकी रिएक्शन क्या है कि अपने सोडियम क्लोराइड, क्या बेटा, सोडियम क्लोराइड NaCl, नाम आप जानते हैं सोडियम क्लोराइड। अच्छा, इसका सामान्य नाम क्या होता है बेटा, जनरल नेम जो अपने देसी यूज में लेते हैं, सामान्य नाम इसका होता है साधारण नमक। क्या होता है बेटा, साधारण नमक। ये जो सोडियम क्लोराइड है, इस सोडियम क्लोराइड के अंदर जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, क्या प्रवाहित कराते हैं बेटा, विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं। ये हमने इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवा दी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, विद्युत धारा। और जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे तो ये 2 आयंस में टूट जाएगा बेटा। एक तो सोडियम आयन में टूटेगा, जिसको हम Na+ के रूप में लिखेंगे। एक क्लोराइड Cl2- में टूट जाएगा। इसको क्लोरीन नहीं बोलेंगे बेटा। जब क्लोरीन के ऊपर आवेश, यहाँ आयन लग जाता है धनात्मक या ऋणात्मक, तो क्लोरीन पे हमेशा ऋणात्मक लगता है। ऋणात्मक आयन लगने की वजह से इसका क्लोरीन से नाम हट करके क्लोराइड बन जाता है। तो ये सोडियम आयन, ये क्लोराइड आयन बन गया। ठीक है, तो ये था विद्युत वियोजन। तो अपने वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार पढ़ लिए, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन या तापन वियोजन, या फिर तीसरा क्या है बेटा, विद्युत वियोजन। अब अपने वियोजन अभिक्रिया से जस्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलने पे नाम नेक्स्ट अभिक्रिया जो आपकी आती है वो होती है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी होती है बेटा, विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया, मैं विस्थापन अभिक्रिया की आपको 2 परिभाषाएं लिखाऊंगा, 2 डेफिनेशन यहां समझाने वाला हूं। जो आपको इजी लगे वो आप उसको कॉपीराइट कर लेंगे। सबसे पहली विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा है, वो है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक परमाणु, एक अभिकारक परमाणु एक अभिकारक परमाणु दूसरे अभिकारक परमाणु को दूसरे अभिकारक परमाणु को ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक परमाणु दूसरे अभिकारक परमाणु को
विस्थापित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एक अभिकारक परमाणु दूसरे अभिकारक परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। तो देखते हैं इस विस्थापन अभिक्रिया के अंदर एक और परिभाषा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इससे एक रिएक्शन, चलो वो भी देख लो, दूसरी परिभाषा भी, रिएक्शन अपने साइड में कर लेंगे। दूसरी क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील परमाणु अधिक अभिक्रियाशील परमाणु कम अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील परमाणु कम अभिक्रियाशील अधिक अभिक्रियाशील परमाणु कम अभिक्रियाशील परमाणु को विस्थापित कर देते हैं। विस्थापित कर देते हैं। दो परिभाषाएं हैं आपके सामने, दोनों परिभाषाओं को आप देख सकते हैं। दोनों परिभाषा कौन सी है बेटा? विस्थापन अभिक्रिया के अंदर नंबर 1 परिभाषा क्या बोल रहा है? नंबर 1 बोल रहा है ऐसी रासायनिक, देखो बेटा लैंग्वेज आप बनाएंगे ऐसी रासायनिक, जब आप लिखेंगे तब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर देखो क्या है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक परमाणु, ध्यान से सुनना बेटा, एक अभिकारक परमाणु दूसरे अभिकारक परमाणु को तो क्या कर देंगे? विस्थापित कर देंगे। लेकिन इस परिभाषा से अपने को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है कि एक है दूसरे वाले को हटा रहा है, ऐसे कैसे हटा रहा है? दूसरे वाला भी तो पहले को हटा सकता है। बिल्कुल, ये वाला इसका कंसेप्ट क्लियर कर देगी। अधिक अभिक्रियाशील मतलब जो पहला अभिकारक परमाणु होगा वो हो सकता है अधिक अभिक्रियाशील हो। इस अधिक अभिक्रियाशील परमाणु होने के कारण वो कम अभिक्रियाशील, यानी जो दूसरा परमाणु है कम अभिक्रियाशील परमाणु, उसको विस्थापित कर देगा। सपोज दैट, जैसे आपको एक रिएक्शन बताता हूं मैं आपको, रिएक्शन देख लेते हैं अपने इधर ही। रिएक्शन देखें, रिएक्शन है मेरे पास में, मैंने यहां पे लिया है बेटा एक Zn जिंक, इसकी अभिक्रिया मैं करवा रहा हूं CuSO4 इसके साथ में ना। ये नया पेज ले लेते हैं, उस पर देखते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन बेटा आपके सामने है। मैंने यहाँ एक तत्व लिया है Zn जिंक, इसकी मैं रिएक्शन, इसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं जिंक के साथ में कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ में, CuSO4 के साथ में करवा रहा हूं। ये मैंने लिया है जिंक, ये मैंने लिया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिंक पहला अभिकारक परमाणु है और कॉपर सल्फेट है, वो कॉपर सल्फेट क्या है? दूसरा अभिकारक परमाणु है। जिंक पहला अभिकारक परमाणु हो गया, कॉपर सल्फेट दूसरा। अब क्या होगा रिएक्शन के समय? रिएक्शन के समय क्या होगा? जो पहला अभिकारक परमाणु है वो दूसरे अभिकारक परमाणु को क्या कर देगा? विस्थापित। मतलब ये पहले वाला इस दूसरे को तो लगाएगा किक, कॉपर जाके गिरेगा यहां पे और कॉपर की जगह खाली हो जाएगी और जिंक खुद उसकी जगह आ जाएगा। क्या बन जाएगा? ZnSO4। अब बात आती है कि सर ऐसे क्यों हुआ? जिंक ने ही कॉपर को क्यों विस्थापित किया? कॉपर ने जिंक को विस्थापित क्यों नहीं किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रीजन सुनना,
जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, कॉपर कम अभिक्रियाशील है। और अपने अभी थोड़ी देर पहले एक रिएक्शन देखी थी, अधिक अभिक्रियाशील वाले तत्व या परमाणु कम अभिक्रियाशील वाले परमाणु को क्या कर देते हैं बेटा, विस्थापित। तो अधिक वाला होगा वो कम वाले को क्या करेगा, विस्थापित करेगा, कम वाले को क्या करेगा, विस्थापित। और जब कम वाले को विस्थापित करेगा तो इसमें देखना ये अधिक अभिक्रियाशील था, इसने कम वाले को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक है सर, अब ये बताओ सर, आपको तो चलो पता है कि सर ये अधिक अभिक्रियाशील है, हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि ये अधिक अभिक्रियाशील है। बिल्कुल उसकी बेटा एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मैं अभी यहां लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, उस ट्रिक को याद रखना। आज की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, एकदम ट्रिकी साइंस पढ़ेंगे बेटा, एकदम ट्रिकी साइंस। देखो ये जो ट्रिक है वो आपको याद रखनी है, डोंट शेयर बेटा, इधर ध्यान से देखना। कालू नाम, अच्छा इधर साइड में लिखते हैं थोड़ा सा ताकि ये आ जाए। इधर लिखते हैं कालू, ये ट्रिक है बेटा, अपने पे मत लेना, नॉर्मल ट्रिक बता रहा हूं ताकि जिससे आप याद रख सकें। कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, आलू जरा फीके पकाता है। CuHgAg AU। अब देखना कालू से क्या बनेगा, के यानी कि पोटेशियम, नाम से क्या बनेगा, Na, नाम बन रहा है मतलब सोडियम, का से क्या बनेगा, कैल्शियम, माली से बनेगा बेटा मैग्नीशियम, आलू से बनेगा एल्यूमिनियम, और जरा से बनेगा जिंक, और फीके से बनेगा Fe यानी आयरन, पकाता से बनेगा फॉस्फोरस, और है से बनेगा हाइड्रोजन। तो ये बेटा एक क्या है, सक्रियता श्रेणी की एक टेबल है जिसके अंदर कौन सबसे ज्यादा सक्रिय है, कौन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। अब सर चलो आपने ये ट्रिक से हमें बता तो दिया कि चलो ये है ऐसा कुछ, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है, इससे हमें कैसे पता चलेगा कि सर अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है और कम अभिक्रियाशील कौन सा है। तो बेटा बहुत ज्यादा इजी है, ध्यान लगाना, आप खुद लगाना। अगर बाय द वे सपोज दैट मैं आपसे पूछता हूं कि मैं ये एक डिजिट लिख रहा हूं 7, ये डिजिट बड़ी है या छोटी है, बड़ी है या छोटी, तो आप क्या बोलोगे, सर किससे बड़ी या छोटी है, तो मैं इधर साइड में एक और लिखूंगा 5, तब आप क्या बोलोगे, सर ये तो बड़ी है। कैसे पता चला, अगर सिंगल कुछ आता है तो आप पता नहीं लगा सकते, उसके कंपैरिजन में कोई संख्या आई तो आपने बता दिया कि बड़ी या छोटी है। तो उसी हिसाब से आपको ये नाम दिए हुए होंगे, इन नाम के अंदर आपको ये देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है, कौन कम। तो आप एक बार इन दो को उठा लीजिए, ये दो दिखाई दे रहे हैं आपको, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन दो को उठा लीजिए। मैंने इधर लिख लिया है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, उठा लिए। इन दोनों के कंपैरिजन में देखते हैं कि सर सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है। तो आप क्या देखोगे, इस सक्रियता श्रेणी के अंदर जो सबसे ऊपर आता है वो अधिक अभिक्रियाशील। इन दोनों के अंदर सबसे ऊपर कौन है बेटा, मैग्नीशियम है, और उसके नीचे एल्यूमिनियम है। तो इन दोनों के अंदर सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होगा, मैग्नीशियम होगा। आगे बात समझ में। अब आप अपनी वापस रिएक्शन पे आ जाओ, आप इस टेबल के अंदर जिंक को देखो और कॉपर को देखो। जिंक कहां है बेटा, ये यहां पे, कॉपर कहां है, यहां पे, जिंक यहां पे और कॉपर यहां पे। अब आप मुझे बताओ कॉपर अधिक अभिक्रियाशील है या जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो आप खुद देख पाएंगे, सर जिंक ऊपर दे रखा है, कॉपर नीचे है,
और आपने कहा है कि इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ऊपर आता है वो अधिक अभिक्रियाशील है, तो जिंक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह आ गया। इस वजह से इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आगे बात समझ में बहुत ज्यादा इजी थी, बस एक ट्रिक के साथ में एक लाइन याद रखनी है, क्या है बच्चों, कालू नाम का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो ये ट्रिक जैसे ही आप याद रखोगे विस्थापन अभिक्रिया चुटकियों में सॉल्व। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, विस्थापन अभिक्रिया के बाद में नेक्स्ट आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया भी देख लेते हैं क्या है। वे हट जा भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इसको। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंदर अपने देखना चाहें तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया पड़ी थी उसमें एक बार विस्थापन हो रहा था, इसमें क्या होगा, दो बार विस्थापन होगा, लेकिन होगा अभिकारकों के अंदर। बहुत सरल परिभाषा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अभिकारकों के मध्य, किसके मध्य बेटा, अभिकारकों के मध्य, जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। मतलब आदान प्रदान देखें तो मैं आपको एक डमी रिएक्शन बताता हूं सबसे पहले, नॉर्मली समझना। यहां पे मैंने एक रिएक्शन ली है, एक डमी रिएक्शन है, इस डमी रिएक्शन को समझना। मेरे पास में एक ए है, एक बी है, एक क्या है, ए है, और एक क्या है, बी है। एक मेरे पास में सी है और एक मेरे पास में क्या है, डी है। ठीक है, अब इनके बीच में अपने आयनों का आदान प्रदान करेंगे। अच्छा, इनके बीच में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने एक लाइन लिखी है और उस लाइन में एक वर्ड लिखा है अभिकारकों। क्या लिखा है, अभिकारकों। ये तो इस तीर से पहले आप जानते हैं अभिकारक होते हैं और तीर के बाद वाले जो भी लिखते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। तो उसने बोला अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होगा, उससे उत्पाद ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो देखते हैं ऐसा कुछ होता है क्या। अपने आंख बंद करके बेटा, जो पहला कुछ भी तत्व आए उस तत्व को, उस एलिमेंट को, उस परमाणु को प्लस मानना है, दूसरे वाले को माइनस, फिर इसमें पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस। अब आपको भी पता है बेटा, चार्ज होता है वो प्लस माइनस की ओर जाता है, तो माइनस प्लस की ओर। तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इस माइनस से रिएक्ट करेगा और क्या बना लेगा, ए डी बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, ए डी। इसका काम खत्म। ये जो सी है ये इस बी से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा बेटा, बी सी बना लेगा। क्या बना लेगा, बी सी। दोबारा समझना, ये प्लस माइनस यही आयन है बेटा, इन आयनों के मध्य ही अपने को आदान प्रदान करना है और इन्हीं अभिकारकों के मध्य करना है। किनके मध्य, इन्हीं अभिकारकों के मध्य करना है। तो जब प्लस वाला माइनस से जुड़ेगा तो ए डी से जुड़ते ही ए डी बन जाएगा और बी सी से जुड़ते ही बी सी बन जाएगा। अब अपने रियल जो रिएक्शन होती है वो देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहा है वो रियल रिएक्शन में। वो रियल रिएक्शन क्या है बेटा, वो रियल रिएक्शन ये है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, मतलब Na2 सोडियम सल्फेट, सॉरी सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम सल्फेट, Na2SO4 की अभिक्रिया बेरिलियम क्लोराइड के साथ करानी है, BaCl2 के साथ करवानी है। ठीक,
अब आप खुद बनाएंगे, देखना उत्पाद क्या बनेगा। आप जानते हैं पहले वाले को क्या रखना है, प्लस, दूसरे वाले को माइनस, फिर पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस। इस प्लस को आपने इस माइनस से जोड़ा था, तो इस प्लस को भी आप इस माइनस से जोड़ दीजिए। क्या बन जाएगा बेटा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl प्लस। इस प्लस वाले को इस माइनस से जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, BaSO4। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा है। अब इसका नाम द्विविस्थापन क्यों पड़ा, विस्थापन मतलब हटाना, द्वि मतलब दो बार। देखो एक बार इसके साथ हुआ, एक सिंगल विस्थापन, फिर इसके साथ हुआ, मतलब दो बार विस्थापन हुआ, तो द्विविस्थापन। अच्छा ठीक है, इसके अंदर एक लॉजिक है बेटा, और वो नोट के अंदर याद रखना, क्योंकि पेपर के अंदर उसके बारे में सबसे ज्यादा पूछते हैं। वो नोट क्या है, ये जो सोडियम सल्फेट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो सोडियम सल्फेट होता है, ये सोडियम सल्फेट लिक्विड होता है द्रव अवस्था में, और द्रव अवस्था में बेरिलियम क्लोराइड को लेते हैं। मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपने एक बोतल ली है, उस बोतल के अंदर आपने क्या डाला, सोडियम सल्फेट डाल दिया। इसी बोतल के अंदर आपने क्या डाल दिया, बेरिलियम क्लोराइड डाल दिया। सोडियम सल्फेट भी इसी में, बेरिलियम क्लोराइड भी इसी में। दोनों को अच्छे से मिक्स करने पर आपके पास में जो उत्पाद बनेगा सोडियम क्लोराइड, वो भी लिक्विड यानी द्रव अवस्था में ही बनेगा। लेकिन बेटा ये जो BaSO4 बनता है ना, बेरिलियम सल्फेट, ये नीचे जाकर के जम जाएगा, यानी तल में जाकर के बैठ जाएगा, अर्थात अवक्षेप के रूप में बैठ जाता है। किसके रूप में, अवक्षेप के रूप में। मतलब इन दोनों का जो आपने द्रव अवस्था में लिया था, दोनों को घुला लिया, मिला लिया, मिलाने पे ये भी लिक्विड अवस्था मिल गया, ऊपर रह जाएगा। लेकिन नीचे ये जो तल दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये वाला तल, इस तल के अंदर जाकर के नीचे बैठ जाएगा ये अवक्षेप। जैसे सपोज दैट आप मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया है, उसके अंदर मिट्टी डाल दी, घोल लिया, आपने थोड़ी देर बाद देखा कि मिट्टी नीचे जाकर के बैठ गई, बस सेम वैसे ये नीचे जाकर के बैठ जाता है। तो आप नोट के अंदर एक चीज लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में, सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में, सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में अवक्षेपण की घटना पाई जाती है। अवक्षेपण की घटना पाई जाती है। अच्छा, अवक्षेपण क्या होता है, दो अविलेय पदार्थ, मतलब जो आपस में कभी घुलते नहीं है, जैसे पानी और मिट्टी कभी घुलते नहीं है, तेल और पानी कभी घुलते नहीं है, उस हिसाब से इन दोनों पदार्थों को जब आपस में घोला गया तो ये कभी घुलते नहीं है, इसीलिए नहीं घुला, तो ये बेरिलियम सल्फाइड नीचे जाकर के जम गया, इसलिए इसमें अवक्षेपण की घटना पाई जाए। अवक्षेपण पदार्थ यही होता है, दो अविलेय पदार्थों को जब आपस में घोला जाता है तो वह घुलता नहीं है, नीचे जाकर के बैठ जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये नोट विशेषकर याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में किसकी घटना पाई जाती है, अवक्षेपण की घटना पाई जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, द्विविस्थापन हो गया। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आज क्या पढ़ा आपने। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी वियोजन अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करता है, निर्माण करता है। एकल अभिकारक टूटा, दो या दो से अधिक उत्पाद बने, वियोजन अभिक्रिया हो गई बेटा। वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। ये रहा एक प्रोडक्ट, यानी कि एक अभिकारक, सिंगल अभिकारक है, एकल अभिकारक है, टूटेगा ऊष्मा देने पे, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। वियोजन अभिक्रिया इसमें भी हो रही है। नेक्स्ट अपने दूसरा पार्ट देखा था, प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, सिल्वर ब्रोमाइड। इस अभिक्रिया का उपयोग या सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो आपको याद रखना है बेटा, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में। कहां किया जाता है, श्वेत श्याम। बोर्ड में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, याद रखना है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में।
नेक्स्ट अपने पढ़ा था विद्युत वियोजन, ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें किसकी आवश्यकता होगी, विद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा की आवश्यकता होगी, और इसके अंदर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करवाने पे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूट जाता है। सबसे सरल और सिंपल परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अपने पढ़ा था द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। अभिकारकों के मध्य क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है। सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या पाई जाती है, अवक्षेपण की घटना पाई जाती है। सभी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या पाई जाती है, अवक्षेपण की घटना पाई जाती है। आगे बात समझ में कोई दिक्कत इसके अंदर बेटा, यहां तक पढ़ लिया है। कल यहां से आगे आते ही अपने क्या पढ़ेंगे, कल यहां से आगे आते ही अपने पढ़ेंगे बेटा उपचयन व अपचयन, इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यहां से कल अपने आते स्टार्ट करेंगे। एक बार रिवाइज कराऊंगा, आप सब जितना पढ़ा है उतना साथ साथ में याद करना बेटा। केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है बेटा, अगर आप इसको रूटीन के साथ में और पर डे जितना करवाया जाए उतना अगर आप साथ साथ में याद करते रहोगे ना, कभी जिंदगी में बेटा केमिस्ट्री नहीं भूलोगे, हमेशा केमिस्ट्री के मास्टर माइंड कहलाओगे। अगर मास्टर माइंड बनना है तो बेटा डेली 15 या 20 मिनट निकाल करके रिवाइज कर लेना बेटा। और मैं बता रहा हूं मेरे नोट्स अगर बेटा 15 से 20 मिनट भी अगर आप रिवाइज करोगे तो बेटा इतने आसान शब्दों में लिखे हुए कि आपको लर्न हो जाएंगे। तो कल आते ही अपने अपचयन और उपचयन के अंदर क्या करते हैं, यहां से करते हैं। धन्यवाद।